तो चलो लास्ट हम लोग क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? ये क्वेश्चन किए थे ना, और ये सब रिलेशन बिटवीन फील्ड, ये अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब ये सब सारा चीज किए थे हम लोग ना लास्ट क्लास में। अब जो है हम लोग और इसी में जाने थे कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं, जो वर्क डन होगा वो हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता था ना। ये सब चीज पढ़े थे हम लोग। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे करता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, ये पढ़े थे हम लोग। पोटेंशियल का डिफरेंस पढ़े थे ना, Vp माइनस वी आर बराबर यूपी माइनस यू आर बाई क्यू ना। चेंज इन पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला हम लोग जाने थे, डिराइव किए थे। उसका डेरिवेशन था इंटीग्रेशन करके के क्यू बाय क्या आर ना। क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। रिलेशन भी था फील्ड और पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटे डिस्टेंस ना, ये चीज पढ़े थे। ग्राफ था ना ऐसे करके। फिर एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे एग्जांपल नंबर 2.1, ठीक। ये सब चीज लास्ट क्लास में किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को आज जो टॉपिक करना है वो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। याद करो चैप्टर 1 में जैसे जैसे पढ़े थे वैसे ही चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है। चैप्टर 1 में पढ़ाई किए थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था किसके वजह से, डायपोल के वजह से। तो उसमें डायपोल के एक बार एक्सियल पोजीशन पे निकाले थे, एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाले थे, ऐसा किए थे। अच्छा ठीक है, यहां पर जो है एनसीईआरटी, यहां पे भी हम चाहे तो वैसे ही डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब सीधा परपेंडिकुलर यहां, एक्सियल का मतलब सीधा यहां माइनस क्यू प्लस क्यू यहां पे, तो ऐसे करके अलग अलग निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या किया है कि यहां प्लस क्यू माइनस क्यू है, यहां एक रैंडम कोई पॉइंट ले लिया है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक रैंडम कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है। उसके बाद फिर उसी से एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला कंडीशन निकाला। तो जैसे एनसीईआरटी किया वैसे करना ज्यादा परफेक्ट तरीका होगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अभी हिसाब से वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, कंपटीशन में तो सब चीज हो ही जाएगा फॉर्मूला। चलो देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। हेडिंग देना है हम लोग को पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, समझते हैं पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद हेडिंग देना, लिखना सारा चीज, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं ये सबका नोट्स वगैरह भी अवेल हो जाएगा। अगर कोई वेबसाइट अगर खोलोगे physicsbyamanwar.com तो वहां पे नोट्स वगैरह भी अवेल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग करते हैं डेरिवेशन कैसे कैसे क्या क्या है। ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। माइनस क्यू और क्या है यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। एकदम बढ़िया से थोड़ा सा और बड़ा इसको बनाते हैं, इसमें एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो एकदम गड़बड़ा जाएगा। ये पूरा समझने पर फोकस करना है, लिखने पर नहीं, ठीक है। अब बिल्कुल भी नहीं लिखना है एकदम, अभी पूरा समझने पर फोकस करो, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। इससे हमको आर डिस्टेंस पर यहां पर, ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ, यहां पे है ए, यहां पे है क्या बी। तो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, इस डायपोल मोमेंट, कोई भी दूरी जो हम लोग नापते हैं वो डायपोल के सेंटर से नापते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय भी हम लोग यहीं से दूरी सब लिए थे, तो डायपोल के सेंटर से कोई भी दूरी नापा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ साथ थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर
हम लोग यदि r दूरी तय करेंगे तो हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, इससे थीटा, ये एंगल का नाम दे देते हैं हम, क्या दे दिए, ये थीटा। ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इधर क्या है, वो r। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पर यदि हम r दूरी तय करेंगे तो हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, और इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं कुछ भी, इस पॉइंट का नाम दे दिए मान लो m। इस m पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो किसी भी q चार्ज के कारण r दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो k q बाय दूरी, k इंटू चार्ज बटा दूरी, चार्ज को साइन के साथ लेते हैं। अच्छा, तो अब एकदम ठंडा दिमाग से इस पर फोकस करेंगे। एक दो ठो बात है इसमें जो थोड़ा सा हजम करना पड़ेगा। चलो देखो, हमको ये वाला डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल पहले निकालेंगे, नेगेटिव के कारण निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको सीधा जोड़ देना होता है। जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो उसको सीधा जोड़ देते हैं, वैसे ही साइन के साथ, वैसे ही यहां पे भी करेंगे। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल पहले निकालेंगे, फिर इस निगेटिव चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, और इस निगेटिव के कारण निकालेंगे, पॉजिटिव के कारण निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। एनसीईआरटी में यही फोटो को ऐसे करके रखा है। देखो, यही फोटो को क्या किया, तो ऐसे घुमा दिया है ना। ठीक है, तो बस वही काम हम लोग भी करेंगे। ठीक, अच्छा चलो, तो अब हम लोग को करना क्या है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमको सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल और नेगेटिव के कारण पोटेंशियल दोनों को निकाल के क्या कर देना है, जोड़ देना है। Vm बोले तो m पॉइंट पर पोटेंशियल, m पॉइंट पर जो पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पहले पोटेंशियल निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण r दूरी पर, पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर जो पोटेंशियल होता है k इंटू चार्ज भागा यहां से यहां तक की दूरी, दूरी क्या हो गई bm, दूरी क्या हो गई bm, जिसका मान हमको पता ही नहीं है, जिसका मान हमको मालूम नहीं है। तो bm को हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे कि bm है क्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, हमको जगह का जरूरत पड़ेगा। Vm बराबर KQ भागा क्या है Bm। ठीक है, अच्छा उसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, तो इस निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो रहा है उसको जोड़ देंगे। निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, K इंटू निगेटिव चार्ज यानी K इंटू क्या चार्ज, अब भागा यहां से यहां तक की दूरी AM, तो ये कितना हो गया AM। क्या, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज के कारण दोनों का पोटेंशियल को जोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फंडा कहां फंस रहा है, के का मान तो याद ही है हमको 9 इंटू 10⁹। क्यू क्यू ठीक है, डायपोल का चार्ज है, अच्छी बात है, लेकिन बीएम और एएम का मान हमको पता नहीं। हमको तो सिर्फ यही मालूम है कि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी आर है, तो आर के टर्म में या थीटा हमको मालूम है, तो आर और थीटा के टर्म में हमको निकालना है इसको घुमा फिरा करके। या तो फॉर्मूला में के होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, आर होना चाहिए, थीटा होना चाहिए तो चलेगा। इन सब के अलावा और कुछ होगा तो फिर दिक्कत है। एएम और बीएम हमको पता करना है, और यही एएम बीएम पता करने में मेहनत है बस। यहां पे अब हमको खाली लगेगा मैथ, फिजिक्स का काम खत्म, इतने तो था फिजिक्स। ठीक, अब मैथ यहां से लगना शुरू होगा कि कैसे एएम और बीएम हम पता करते हैं। चलो देखो, तो वी एम इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, के क्यू भागा बी एम, और ये माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय क्या ए एम। तो चलो हम लोग पहले बी एम और ए एम ये सब चीज को पता करते हैं, उसके बाद इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो जरा सा पता करें, और उसको पता करने के लिए हमको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक दो ठो बात हम बोलेंगे, जिसको पचा लोगे तो बस हो गया। देखो कंस्ट्रक्शन हल्का फुल्का करना पड़ेगा, जैसे कि 10th में शायद करते होगे ना मैथमेटिक्स में। इस पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर डालना होगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो चलो देखो,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, और इसका नाम बी है तो इस पॉइंट का नाम रख दिए बी डैश। ये बी तो ये क्या है, बी डैश, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें हम लोग एक काम करते हैं जरा सा कि इन ट्रायंगल ओ बी डैश और बी, इन ट्रायंगल ओ बी डैश और बी, ठीक है, ओ बी डैश बी में हमको एक बात बताओ कि 90 तो ये है ना, 90 के सामने वाला ये एच हो गया, आई थीटा के सामने वाला पी हो गया, बाकी बचा ये बी हो गया बेस। बढ़िया से ध्यान से, यहां से यहां तक ए होता है ना ये, और यहां से यहां तक भी ये क्या होता है, ए, तब ना ए और ए मिलके 2a डायपोल का लेंथ। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया से अब समझते हैं। ट्रायंगल ये वाले में हमको बताओ कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस। तो इसमें बेस क्या होगा, थीटा के सामने वाला तो पी हो गया, और 90 के सामने वाला ये तो एच है, ये तो एच है, ये हमारा, ये तो मेरा एच हो गया, और थीटा के सामने वाला ये पी हो गया, बाकी बचा ये बी हो गया। तो हमको करना क्या है, कॉस थीटा बी बाय एच, बी बाय एच बोले तो ओ बी डैश बटे ओ बी, ओ बी डैश बटे ओ बी, बी बाय एच, ओ बी डैश अब बटे क्या, ओ बी, यही ना लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस वाले में ये सब एच वैच ये सब चीज को हटा देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए था, अभी कैसे हटेगा, हटेगा। अच्छा चलो हटाओ, रहने दो। चलो तो अब आगे देखो, तो एसी में, एसी को और क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी डैश बोले तो ये ओ बी डैश है ना ये, अच्छा ठीक है, इसको ओ बी डैश को वैसे ही छोड़ दो, भागा ओ बी, ओ बी को क्या लिखते हैं, ये ए है ना, दूरी तो ये ए है, ये एच तो ये बताने के लिए रखे थे कि हाइपोटेनस, ए है ये दूरी क्या है, ए, इसीलिए देखो तो ओ बी डैश इधर रह जाएगा और ए इधर क्या हो जाएगा, गुना में आएगा, तो ओ बी डैश बराबर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ओ बी डैश बराबर ए, ओ बी डैश, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम लोग देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी डैश बराबर ए कॉस थीटा, समझने पे फोकस करना है एकदम, हाँ, ओ बी डैश बराबर क्या लिख दिए, ए कॉस थीटा, यानी कि यहां से यहां तक ओ बी डैश ये मेरा क्या है, ए कॉस थीटा। तो इसको ध्यान रखना, ये जो बेस आया मेरा ये क्या है, ए कॉस थीटा, ये मेरा क्या आया, कितना ठो लंबाई, ओ बी डैश, ओ बी डैश मेरा क्या आया, ठीक, पहले एक तो काम किया। अच्छा चलो अभी आगे और कंस्ट्रक्शन सब करना पड़ेगा हम लोग को। अब देखो इसी में, अब देखो इसी में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लेके आए और एक काम करेंगे, यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ए डैश, ठीक है। तो आप देखो तो जरा सा यहां पर इन ट्रायंगल जैसे यहां पर तो था ओ बी डैश बी, यहां पे ओ ए डैश ए, ओ ए डैश ए, ओ ए डैश ए। अब देखो तो इसके सामने वाला ये तो मेरा 90 डिग्री हुआ ना, ये एंगल थीटा है, तो इसका उल्टा ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये वाला ट्रायंगल में बताओ कौन चीज कौन क्या क्या है, तो इसमें देखो तो 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, एच, थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, पी,
अब बाकी बच गया, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां पर भी हम लोग वही बेस वाला ये चीज को पता करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, तो यहां पर इस ट्रायंगल में लिखेंगे अगर हम लोग फिर से cos थीटा बराबर जो पहले किए थे, cos थीटा बराबर बताओ तो क्या होगा, b बाय एच, यानी कि ओ ए डैश, ओ ए डैश बटा ओ ए डैश बटा ओ ए, बी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, यानी कि ओ ए डैश भागा क्या, ओ ए। अच्छा ठीक है, तो यानी कि ये जो हो गया मेरा कॉस थीटा बराबर ओ ए डैश को वैसे ही छोड़ दिए, भागा ओ ए, ओ से लेके ए तक, ये तो हमारा ए है ना, ओ से लेके ए तक हमारा क्या है, ए है। इसीलिए ओ ए डैश बराबर, ओ ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ओ ए डैश बराबर क्या, ए कॉस थीटा, यानी कि ये वाला जो मेरा बी है ये भी आया कितना, ए कॉस थीटा, यानी कि ये भी ए कॉस थीटा, ये भी ए कॉस थीटा। ओके, बनाते समय फोटो सब में बराबर बराबर जैसा दिखेगा, ये बड़ा देखने में लग रहा छोटा, उस सबसे मतलब नहीं रखना। अच्छा चलो यहां तक किया। अब हमारा फोकस तो क्या था, बीएम और एएम पता करने में। अच्छा ठीक है, चलो बीएम और एएम पता करेंगे। एक तो छोटा सा हाजमा का गोली देंगे, बस उसको पचा लेना दो। क्या है देखो जरा सा, यहां पे ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, बीएम, ठीक है। ये जो बीएम है, इस बीएम दूरी को लगभग बराबर समझना है इस बी डैश एम के। फिर से कौन सा दूरी, बीएम को लगभग बराबर किसके मानेंगे हम लोग, बी डैश एम के। लेकिन काहे, उसका भी एक कारण समझते हैं। ये तो दोनों जो, ये दोनों तो एटम होता है ना डायपोल का, जैसे हम बताए थे डायपोल कैसे बनता है, NaCl प्लस माइनस क्या, तो ये दोनों तो एटम है ना, वो छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। तब इसी में तुम यहां पर सोचो ना, कल्पना करो कि यहां पे कोई पॉइंट लिए हो और यहीं पे ऐसे सब वहीं हो जाएगा ना आसपास में, तो ये लगभग ये सब बहुत छोटा छोटा दूरी है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को लगभग हम लोग बराबर लेंगे। हियर एक काम करेंगे, क्या चीज, कि बी एम को लगभग बराबर किसके बोलेंगे, बी डैश एम के। और ये बी डैश एम कैसे निकलेगा भाई, ये बी डैश एम कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक तो ओ एम है ना, ओ एम में यदि ओ बी डैश घटा दे तो ये दूरी आ जाएगा। फिर से बढ़िया से एकदम ठंडा दिमाग समझना, क्या करेंगे, बी डैश एम कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक ये टोटल, ये बी डैश एम चाहिए हमको, बी डैश एम चाहिए, तो ओ एम में से ओ बी डैश घटा देंगे, तो ओ एम में से ओ बी डैश को घटाएंगे, तो यानी कि क्या क्या कर दिए बताओ तो, ओ एम बोले तो ओ से एम बोले तो आर, माइनस ओ बी डैश बोले तो क्या, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा, यानी कि बी एम बराबर आया आर माइनस ए कॉस थीटा। बी एम बराबर क्या आया, आर माइनस ए कॉस थीटा। नाउ अब देखो तो अब क्या क्या है, अब हम लोग आगे निकालते हैं, जरा सा फोकस करते हैं किस पर, ए एम हमको पता करना है ना, क्या पता करना है अब हम लोग को, ए एम। तो ये जो ए एम है, ये वाला दूरी लगभग बराबर ए डैश एम के, ए एम को लगभग बराबर किसके करना है, ए डैश एम के। तो ये जरा ए एम को बराबर क्या करना है, ए डैश एम के। तो ए डैश एम के कैसे निकलेगा हमारा, ए डैश ओ प्लस ओ एम, ए डैश ओ ना, ए डैश ओ बोले तो, ए डैश ओ बोले तो यानी कि ओ ए डैश, ओ ए डैश अब प्लस क्या
ओ ए डैश प्लस क्या ओ एम, तो ओ ए डैश हमारा कितना आया ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा और प्लस ओ एम हमारा क्या है आर है, यानी कि आर प्लस ए कॉस थीटा, यह आया ना। तो देखो तो बीएम और एएम क्या क्या आया है, बीएम आया है आर माइनस ए कॉस थीटा और एएम आ गया आर प्लस, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद इसी को आगे हम लोग काम करेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, यही दोनों वैल्यू को यहां डाल देंगे, तो इसमें हम लोग डालेंगे ना, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीएम एंड एएम, बीएम और एएम का वैल्यू हम लोग अब यहां पर डालेंगे। तो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीएम में क्या है माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा और एएम में क्या है आर प्लस, तो के क्यू ये ध्यान में रहेगा ना वाला लाइन, तो वी एम इज इक्वल टू क्या है के क्यू बटा बी एम की एम, के क्यू बटा बी एम माइनस के क्यू बटा ए एम। तो वी एम जो हमको एम पॉइंट पे पोटेंशियल जो निकालना है, तो के क्यू बटा बी एम हमारा क्या है आर माइनस ए कॉस थीटा में से घटाएंगे के क्यू भागा आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। खाली मैथ लगाना है यहाँ पे अब। तो वी एम इज इक्वल टू देखो तो के क्यू को कॉमन निकाल लिए, ठीक, 1 बाय आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाय आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद वी एम इज इक्वल टू क्या होगा देखो तो के क्यू को निकाल लिए, ये दोनों का बेस में दोनों को गुना करेंगे ना, और फिर ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहां लिखेंगे आर माइनस ए कॉस थीटा को गुना किए आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक, दोनों गुना कर दिए। अच्छा ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ये इधर गुना होगा आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें, देखो तो वी एम इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, इसको बना देगा माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा भागा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा ये, तो यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना। अच्छा, यहां पे एक बात, चूंकि ए कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वो बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, देयरफॉर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। अच्छा, ये सब काम हम लोग चैप्टर 1 में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जब डायपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तब यहाँ पे ए स्क्वायर सब आ रहा था, उसको नेग्लेक्ट किए थे ना। ये क्या है, रेडियस है ना एटम का 10⁻⁻10 के ऑर्डर का, उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻20 हो जाएगा, वो छोटा होगा, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम लोग डायपोल के एक्सियल और इक्वाटोरियल करते समय किए थे नेग्लेक्ट, तो वही चीज फिर से आया। इसीलिए आगे अब बढ़ेंगे तो नीचे वाला नेग्लेक्शन हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर नीचे में रहेगा, लेकिन ऊपर भी तो कुछ कटा है, माइनस आर प्लस आर कट गया, तो ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो के क्यू था वो के क्यू तो वहां होना ना चाहिए, छूट गया, तो चलो कोई नहीं, इसको यहाँ अटैच कर देते हैं। वी एम इज इक्वल टू के क्यू इंटू ये बड़ा सा डब्बा में, यही है ना, तो के क्यू वहां डाल दिए। अच्छा, तो अब एक चीज देखो तो वी एम इज इक्वल टू क्या है, के
क्यू, अच्छा माइनस आर प्लस आर कट गया, ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा, क्या बचा 2a कॉस थीटा। कुछ दिख रहा है आगे, देखो क्या आने वाला है, ये आर स्क्वायर बच गया खाली। अच्छा अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाला बात ये है, ये Q इंटू 2a को बोलते हैं P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहां पे एक बात हम लोग लिखेंगे, Q इंटू 2a बराबर क्या, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो Vm इज इक्वल टू, ये P हुआ, P के P हो गया और क्या हो गया, K हो गया और कॉस थीटा, ठीक है। अब बाय क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, तो पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ऐसे के पी भी बोल सकते थे लेकिन ऐसे ठीक, क्योंकि हर चीज में पी के करके याद कर रहे हैं तो ऐसे। अच्छा तो ये पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे पी जो सारा टर्म है क्या क्या भाई, सबको अगर पी को लिखे तो ये हमारा पी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अच्छा के का मान तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा आर तो हमारा डिस्टेंस है, उस पॉइंट का दूरी, ठीक है। एंड थीटा बराबर क्या, एंगल बिटवीन पी एंड आर ना, डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल हो गया, यही ना, डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल होगा। अब इसी में एक आध कहानी और भी है, यहां तो पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर की है, इसी में आगे हम लोग बढ़े अगर तो केस 1 फॉर एक्सियल पॉइंट, हाँ देखो अगर परीक्षा में पूछेगा ना कि डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर निकालने हैं, तो तुम अगर चाहोगे ना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट यही वाला पॉइंट को तुम यहां रख दिए, एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो उससे भी सिंपल तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड में बोलेगा करने तो पहले ये एनीवेयर वाला ये वाला करना, ये करके उसके बाद यहां तक ये फॉर्मूला लाना, उसके बाद करना, लिख देना कि फॉर एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और तब करना बोर्ड में अगर करना हो, क्योंकि एनसीईआरटी इसी तरीके से करके किया, तो जैसे एनसीईआरटी किया वैसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए डायरेक्ट भी एक वहां पॉइंट रख के निकाल सकते थे, ठीक। तो इसमें एक्सियल पॉइंट के लिए अगर करेंगे तो फॉर एक्सियल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये डायपोल है, ठीक है। यहां एक्सियल वाला कोई पॉइंट हो गया, ये पॉइंट का नाम मान लो कुछ भी दे दिए, एस या कुछ भी नाम दे दिए, यहां से यहां तक की दूरी आर है। तो देखो तो आर जो हमारा था पिछले बार वाला, वो आर जो यहां पे था ना, वही आर अब क्या हो गया, यहां आ गया, यही ना। तो अब ये बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये जो आर होता है, आर और पी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, तो थीटा बराबर यहां क्या लिख देंगे 0। चूंकि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, एंड थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू पी एस पॉइंट पर है ना, एस लिख दिए, ठीक है कि एस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं एक्सियल वाला, या ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, v एक्सियल पॉइंट पर जो होगा, ठीक है, वो पी के कॉस 0 बटा क्या आर स्क्वायर। तो v जो एक्सियल पॉइंट पर आया, एक्सियल पॉइंट पर जो आया कॉस 0 1, तो पी के बाय क्या आर स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा ये एक चीज रिकॉल कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल पॉइंट पे, वो कितना आया था 2 pk बाय आर क्यूब, ऐसे रिकॉल कर दिया। अच्छा इसी में एक चीज और, केस नंबर 2 फॉर इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट क्या होता था भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, तो ये डायपोल के क्या चाहिए, एकदम सीधा परपेंडिकुलर यहां पे ना, आर डिस्टेंस यहां पे चाहिए, मान लो ये कोई पॉइंट है टी, यहां पे चाहिए, तो इसमें तो थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर जो पोटेंशियल आएगा इक्वाटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल आएगा
फॉर्मूला तो हमको वही है ना, पी के कॉस इस बार क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाय क्या आर स्क्वायर, तो बराबर क्या 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है इसीलिए 0। तो इक्वाटोरियल पोजीशन पे अगर पूछेगा तो डायरेक्ट हमको क्या लिखना है 0। अच्छा, इसी में भी हल्का सा एक चीज अगर रिकॉल कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वाटोरियल पर आया था वो कितना था पीके बाय आर क्यूब। अच्छा, और कुछ कुछ याद है इसमें कहानी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इक्वाटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में होता था, पीके बाय आर क्यूब, और यहां पे जो निकालते थे तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट हुआ। इसमें ध्यान रखना एक चीज, ये पूरा, उसके बाद ये, फिर ये दोनों केस एक्सियल इक्वाटोरियल वाला यहां तक, इसको कंप्लीट पहले लिखा जाए तब आगे बढ़ते हैं। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो डायपोल के एक्सिस पर और इक्वाटोरियल पोजीशन पर और एक रैंडम पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल का बात किए थे। तो माइनस क्यू प्लस क्यू था, है ना, उसमें क्या किए थे, यहां पर अगर हम लोग क्या निकाले थे, पोटेंशियल निकाले थे, तो यहां पे पोटेंशियल कितना आया था 2 पीके, या फिर पीके कॉस थीटा बाय पीके कॉस थीटा 2 था कि नहीं था, उसमें नहीं था, तो पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर था। ठीक, फिर यहां पर के लिए थीटा 0 डिग्री, तो पीके बाय क्या आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाता था 0, कॉस 90 हो जाता था ना, तो कॉस 90 0, तो पोटेंशियल 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 2 पीके बाय आर क्यूब, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पीके बाय आर क्यूब, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन, डायपोल के डायरेक्शन। तो ये सब चीज था, हम लोग इस सब पे बातचीत किए थे, है ना। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ जरा सा, जैसे एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक, जैसे कि यहां पे ये जो डायपोल है ना इस तरीके से, तो डायपोल के इस पॉइंट पर देखो, यहां पर पोटेंशियल पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है। अच्छा, एंगल ये क्या है मेरा थीटा, ठीक, यहां, अच्छा, इससे अगर हम लोग ऐसे करके यहां पर भी अगर देखें तो यहां पर भी पोटेंशियल, यानी कि इस डायपोल के साथ एक, देखो ये डायपोल है, अच्छा, ये थीटा एंगल यहां पे बन रहा है, यहां पे अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अभी भी देखो तो एंगल कितना बन रहा है, वही जितना था उतने एंगल, अभी भी यहां पे कितना हो जाएगा पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो एक ऐसे देखो तो कोण जैसा बन रहा है, ऐसे करेंगे अगर तो एक कोण का कल्पना कर सकते हैं क्या, ऐसे करके, तो ये एक पॉइंट हो गया, नहीं आइसक्रीम वाला जो कोण की बात कर रहे हैं। तो यहां पे पीके कॉस थीटा बाय, यहां पे ध्यान देना है, पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, पीके कॉस थीटा बाय, ऐसे हर पॉइंट पे क्या रहेगा एक जैसा पोटेंशियल रहेगा ना। अच्छा, यानी एक लाइन का अगर हम लोग यहां पे कल्पना करेंगे तो पीके कॉस थीटा बाय क्या आर स्क्वायर, फिगर सब में क्या है, खैर कोई नहीं। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया था, अब हम लोग को आगे हेडिंग देना है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये एनसीईआरटी में ये वाला फोटो बनाया हुआ है इस तरीके से, और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एनसीईआरटी वाला, लेकिन हम लोग यहां पे अच्छे तरीके से एकदम साधारण भाषा में इसको पढ़ें, ठीक है। जैसे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब ये हो गया कि ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है, जैसे यहां पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहां पे Q2, एक चार्ज है यहां पे Q3, यहां पे एक चार्ज है Q4, और इन सभी के कारण इस पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए, सब के द्वारा इसके कारण यहां से यहां तक का जो दूरी देखेंगे ना, पहले ये पॉइंट है P, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई जैसे R1, यहां से यहां तक की दूरी R2, यहां से यहां तक की दूरी R3 है, और यहां से यहां तक की दूरी R4। तो हमको इस P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल चाहिए होगा,
तो क्या करेंगे, इसके कारण भी निकालेंगे, इसके भी और इसके भी, सबको एक लाइन से जोड़ते चले जाएंगे। अगर मान लिया जाए कोई एक चार्ज निगेटिव में, तो साइन के साथ रखेंगे ना, तो यहां पे इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय क्या R2 अब प्लस के Q3 बाय क्या R3 ना, पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे के क्यू बाय R यही होता है ना। तो ये हो गया क्या के Q3 बाय क्या R3, और ये वाला जो है जोड़ना ये, लेकिन के इंटू क्या माइनस Q4 बाय क्या R4, यही ना, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे ना। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल के Q1 बाय R1 प्लस क्या के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय क्या R3 माइनस के Q4 बाय क्या R4। अच्छा, इसमें से के कॉमन निकाल सकते हैं, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो ऐसे करके बस हमको सारा पोटेंशियल को एकदम चिन्ह के साथ जोड़ते चले जाना है, सारा पोटेंशियल को चिन्ह के साथ जोड़ते जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। के है इसमें हम लोग चाहे तो एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 क्या Q3 बाय R3 माइनस Q4 बाय क्या R4। अच्छा, ये के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ, ये के का मतलब क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस क्या Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 माइनस Q4 बाय R4। उतना कुछ नहीं, तो हमको सिर्फ ध्यान में इतना ही रखना है। एनसीईआरटी में ये वाला चीज दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ऐसा कर दिए। एनसीईआरटी में क्या लिखा है ना, इस यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको लिखा है 1 और P लिखा है, ऐसे लिखा है 1P। तो 1P का मतलब क्या हो गया, 1 और P पॉइंट के बीच की दूरी, इसको लिखा है R2P मतलब 2 और P पॉइंट के बीच की दूरी, इसको लिखा है 3P, ये 3 और P के बीच की 4P, तो 4 और P के बीच की दूरी। तो सब जगह क्या P सब जगह आ जाएगा ना, तो फालतू चीजें वो सब करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। इसको लिखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एनसीईआरटी में जैसा लिखा हो वैसा दिखाने के लिए हम बस ऐसे लिखे, वरना यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ भी तो लिख ही सकते थे। एनसीईआरटी में जैसा फोटो दिखाया उसी, अब इसी में डॉट 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 ऐसे कर दिया, यानी कि अगर ढेर सारा भी रहेगा तो सबके साथ जोड़ते चले जाए। तो जो एनसीईआरटी में बस वो दिखाने के लिए ऐसा किए, ऐसे ही फॉर्मेट में छोड़ दिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। अभी एक चीज देखा जाए, एनसीईआरटी में जहां पे हम लोग ये पोटेंशियल वगैरह जो भी पढ़ रहे थे, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, उसके बाद जो है ना उसके पेज में देखोगे तो एक जगह एक लाइन लिखा हुआ है कि वी हैव सीन इन चैप्टर 1 दैट फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, फला चिल्ला ढेर सारा बात यहाँ पे इतना दूर ये सब लिखा हुआ। अब इसमें क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बारीकी से बातचीत करते हैं। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, लोहा का गोला है ना, यानी कि कंडक्टिंग सेल यानी स्फीयर, गोला कंडक्टिंग स्फीयर कोई सेल बोलते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर को सेल बोलते हैं, यानी कि लोहा का गोला है, कोई कंडक्टर का गोला है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल। अच्छा ठीक है, तो उस सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसी का चर्चा यहां पर किया है। जैसे डायपोल के कारण पोटेंशियल निकाल करके उसके बाद लास्ट में उसी चीज का चर्चा किया है, तो वही चीज हम लोग उसके जस्ट बाद अभी हेडिंग दे करके पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल का मतलब कोई कंडक्टर का यानी चालक का, यानी कि जैसे लोहा का कोई गोला है और उस पर चार्ज दिया हुआ है, उसके कारण अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा ये पता करेंगे। चैप्टर 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पता किए थे, उसमें हम लोग जाने थे कि कोई स्फीयर है तो उसके अंदर में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहां सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/रेडियस, और यहां पे बाहर में KQ/ क्या दूरी, सॉरी रेडियस का स्क्वायर और ये दूरी का स्क्वायर, इस पे सरफेस पे इस तरीके से चार्ज दिया हुआ रहता था, और ये इस प्रकार अंदर में तो 0 था। इसमें हम लोग एक चीज जाने थे कि जो
ये जो स्फीयर होता है ना, वो इस प्रकार काम करता है जैसे सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए ये स्फीयर इस प्रकार काम करता है जैसे मानो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ और पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बटे क्या, आर स्क्वायर। अच्छा, और यहां से स्मॉल आर दूरी, यहां पे क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो स्फीयर जो है सरफेस वाला पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसे काम करता है जैसे मानो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे केंद्रित, सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। पूरा जो स्फीयर है, गोला जो है, वो किसकी तरह काम करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। जैसे मान लो कि सारा का ये स्फीयर ना होके ये पूरा का पूरा क्या है, एक पॉइंट चार्ज। उससे कैपिटल आर दूरी पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर दूरी पे के क्यू बाय स्मॉल आर। तो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। ये हम लोग चैप्टर 1 में जाने थे कि कंसंट्रेटेड एट द क्या, सेंटर, इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। यही लिखा हुआ है यहां पर कि चैप्टर 1 में हम लोग जाने थे कि जो स्फीयर होता है वो इस प्रकार काम करता है जैसे कि सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए, कि जैसे मानो स्फीयर ना होके वो सारा का सारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज उसके केंद्र में। ये चीज वहां हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट का भी यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अभी हम लोग यहां बात करते हैं, हम लोग के पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के अलग अलग पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल का पता करना है। यहां पर तो हम लोग जानते हैं के क्यू बटे रेडियस का स्क्वायर, बाहर में के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में। यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें तो ये एक पॉइंट ए सरफेस वाला पॉइंट और ये क्या बाहर वाला पॉइंट, दोनों जगह हम लोग को अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। तो इसका ये तो रेडियस हो गया ना, ठीक है, और यहां से यहां तक स्मॉल आर डिस्टेंस हो गया। अच्छा ठीक है, इसी में आर क्या है हमारा, रेडियस हो गया, और आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम क्या, सेंटर ऑफ द सेल। यही लिखा हुआ है ना। कैपिटल आर क्या हो गया इसका, रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, सेंटर से इस बी पॉइंट की दूरी हो गई, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी पोटेंशियल वगैरह का चर्चा वगैरह करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग एक बात जानते हैं कि सरफेस वाला पॉइंट और बाहर वाला पॉइंट के लिए ऐसे काम करता है जैसे मानो ये सारा का सारा स्फीयर क्या हो, एक पॉइंट चार्ज हो, इस पर टोटल चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू। ये सारा का सारा जो स्फीयर है कैसे काम करता है, जैसे कि सारा चार्ज कहां पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ। तो इस यहां पर अगर है ना, तो इसी पॉइंट को अगर हम लोग नोट डाउन करें, यही ना, फ्रॉम चैप्टर 1 वी नो दैट फॉर पॉइंट ऑन द सरफेस, फॉर पॉइंट ऑन द सरफेस एज वेल एज, यानी कि और फॉर पॉइंट आउटसाइड as well as for outside point, a sphere behaves as a point charge placed at its center. सरफेस वाला पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे काम करता है जैसे मानो सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज की बात करें, अगर हम लोग ये प्लस क्यू चार्ज अगर इसके ऊपर पूरा फैला हुआ है, ठीक है, और ये इस प्रकार काम कर रहा है कि जैसे सारा का सारा चार्ज कहां हो, इसके सेंटर पे हो, तो इस क्यू चार्ज से कैपिटल आर दूरी, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा हमारा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो तो के क्यू बटा दूरी, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर पोटेंशियल होता है के क्यू बटा दूरी, के क्यू बटा आर, और इस क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, हाँ, के क्यू बटे क्या, स्मॉल आर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल हुआ के क्यू बटे क्या, कैपिटल आर, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हुआ के क्यू बटे क्या, के क्यू बटा दूरी। तो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये चीज तो हम लोग जाने, तो सरफेस के लिए तो इतना और बाहर वाले पॉइंट के लिए तो इतना होगा, लेकिन स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, इस पर जरा चर्चा करें, ठीक है। अंदर में क्या होगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो इन्फिनिटी से उठा करके यूनिट चार्ज को जब ले करके आएंगे तो यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, के क्यू बटे स्मॉल आर, यूनिट चार्ज के लिए वही ना इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अच्छा, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को उठा के यहां तक लाने में किया गया कार्य के क्यू बटा कैपिटल आर,
क्योंकि वही उस पॉइंट का पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल होता है वही यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य भी होता है। ठीक है, अच्छा यहां तक लेके आए, कार्य करना पड़ा इतना, ठीक। लेकिन जब इससे यहां से चार्ज को जब हम लोग अंदर लेकर के जाएंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लेकर के आएंगे तो कोई विरोध करने के लिए भी नहीं है, तो कोई विरोध करने के लिए अंदर में नहीं है अगर, तो हम लोग जितना वर्क यहां पे किए थे वही वर्क रह जाएगा, आगे वर्क होगा ही नहीं। यानी कि यहां से लेके अंदर में किसी भी पॉइंट पर अगर खिसकाएंगे तो कोई वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, विरोध करने के लिए कोई नहीं है। जैसे वर्क कब करना पड़ता है, जब इधर से कोई चार्ज यहां रखा हुआ था, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ही ना फोर्स लगाएगा, और तब ना हम उसको, उसके विरोध में क्या करेंगे, यूनिट चार्ज को लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब इधर कोई है ही नहीं विरोध करने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहां से चार्ज को यहां तक खिसकाने में हमको वर्क करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वर्क हमारा इतना जो किया हुआ वर्क है, यानी कि इंफिनिटी से उठा के यहां तक जो वर्क किए, बस वही वर्क यहां तक भी होगा, यहां तक भी लाएंगे तो वही वर्क, यहां तक भी वही वर्क रह जाएगा। यानी कि जो सरफेस पर जो वर्क हुआ अंदर में हर पॉइंट तक लाने में वर्क उतना ही है, यानी कि पोटेंशियल उतना ही रहेगा। तो यानी कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग यहां पर ये दोनों पॉइंट को डिस्कस किए, ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट के लिए एक लाइन लिखे हुए, क्या लिखे हुए देखो तो जरा सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल विल बी सेम एट ऑल पॉइंट। कंडक्टिंग स्फीयर जो है इसके हर पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है N, ठीक है, तो हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, क्योंकि वर्क हमको यहीं तक करना पड़ा, उसके बाद अंदर में हर जगह कहीं भी लाएंगे तो वर्क नहीं है, तो यही वर्क हमारा अंदर का हर पॉइंट का वर्क कहलाएगा। जैसे इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाने में 7 जूल वर्क करना पड़ा, तो इंफिनिटी से उठा के यहां तक भी लाने में 7 जूल वर्क, इंफिनिटी से उठा के यहां तक भी लाने में 7 जूल वर्क, क्योंकि अंदर में कुछ विरोध नहीं हो रहा। तो लिखा हुआ यही चीज है यहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल विल बी सेम एट ऑल पॉइंट। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आने वाले जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो अंदर में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सरफेस तक जितना वर्क हुआ अंदर में तक में भी वर्क उतना ही रह जाएगा, तो पोटेंशियल भी हमारा सेम हो जाएगा। देयर इज नो वर्क डन ना, क्या लिख दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट, कंडक्टिंग स्फीयर के ऑल पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, एंड दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही अंदर में हर जगह पोटेंशियल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमेशा। सो देयर इज नो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम इट्स सरफेस टू द सेंटर। सरफेस से सेंटर तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि सरफेस तक जितना वर्क हुआ वही वर्क आगे भी कहलाएगा। अगर 7 जूल सरफेस तक लाने में किया गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क है, तो अंदर भी लेके जाएंगे तो वर्क 7 जूल रह जाएगा, तो यानी कि यहां का पोटेंशियल 7, तो यहां का भी 7, अंदर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। देयरफॉर हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल इनसाइड जो है बराबर लिखेंगे क्या, सरफेस का जो पोटेंशियल है वही हो जाएगा, और वो बराबर होगा कितना, KQ बटे क्या, R, KQ बटे R। तो यानी कि एक बात हमको समझ में आया, इसमें यहां पे KQ बटे R, अंदर में हर जगह KQ बटे R, बाहर में KQ बटे छोटा r। अच्छा ठीक है, ये सारा चीज अगर हमको इसका ग्राफ खींचना होगा पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ तो देखो, तो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल एक समान, यानी कि R तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी कि केंद्र से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल एक समान, KQ बटा रेडियस। सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल एक समान, KQ बटे R। उसके बाद पोटेंशियल घटेगा,
सरफेस के बाद वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या है, आउटसाइड में, हाँ, के क्यू बटा स्मॉल आर, ये दूरी बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और उल्टा संबंध रहता है तो जानते हैं हम लोग, ग्राफ ऐसे चलता है। तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल एक समान, उसके बाद पोटेंशियल दूरी के साथ घटेगा। तो ये ग्राफ भी हमको बना लेना है, ठीक है। तो चलो, तो पहले ये करेंगे, फिर ये और फिर ये, ठीक है। बस इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, वो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब टॉपिक अगले क्लास में हम लोग करेंगे।